हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए सेमेस्टर फर्स्ट पंजाब का इतिहास और संस्कृति मीन्स HCP। काफ़ी महत्वपूर्ण है बीए सेमेस्टर फर्स्ट। जो पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये आपका जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आज जो हम करेंगे SCP के अंतर्गत चैप्टर जो हमारे समक्ष आया है, हड़प्पा काल, आरंभिक एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इस पे हम प्रकाश डालेंगे, हर एक पहलू पर, हर एक बात पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक बात को जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आरंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर कि आरंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। देखिए, आरंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर थी। उन्हें समाज में काफ़ी इज्जत मिलती थी और एक सकारात्मक योग्य स्थान प्राप्त था। यानी महिलाओं को देखा जाए तो यहाँ पर आदरणीय स्थान प्राप्त था, जो कि जरूरी भी था। कहते हैं पहला पॉइंट इसी बात की तरफ इशारा करता है कि पुरुषों के बराबर का दर्जा, यानी स्त्रियों को आरंभिक वैदिक काल में जो है पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि आरंभिक वैदिक काल में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को बराबर का दर्जा प्राप्त था। महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी व संतोषपूर्ण थी और वह अधिक स्वतंत्रता और अधिकारों का आनंद भोगती थी। और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव इस समय देखने को हमें नहीं मिला। यानी वह अधिकार, स्वतंत्रता और अधिकार का जो है आनंद भोगती थी और लिंग के आधार पर हमें कोई भेदभाव यहाँ पर नजर नहीं आया है। ऋग्वेद का कोई भी भजन नहीं है जो बेटियों के जन्म के अशुभ मानता हो। यानी ऐसे बहुत से ऋग्वेद के जो भजन है जो कहीं भी नहीं लगता है कि उनमें कोई अशुभ जो है बेटियों को माना गया हो। जैसे आज के समय लोग आधुनिक युग में होके भी जो है भ्रूण हत्या करते हैं और जो है स्त्रियों को जो है अशुभ मानते हैं। बल्कि देखा जाए तो ऋग्वेद कई बेटियों के पिता की प्रशंसा भी करता है। ऋग्वेद में बेटियों के पिता की जो है काफ़ी प्रशंसा हुई है। माता पिता भी प्रविवृद्ध और सक्षम बेटियों के जन्म को जो है सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थना करती थी। देखिए, माता पिता भी उस समय ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि उनके घर में बेटी रत्न की प्राप्ति हो। लेकिन आज की जनरेशन को सोचिए, विचारिए, आज की दुनिया जो है आधुनिक युग कहलाता है और वहाँ बेटियों को जो है हत्या की जाती है, दहेज के लिए जलाया जाता है, बेटियों की हर तरह से प्रताड़ना दी जाती है। आखिर कैसा समाज हमारा आ गया है। हमें तो आरंभिक वैदिक काल से कुछ सीखना चाहिए, जहाँ पर माता पिता जो है प्रभु से, परमात्मा से अर्चना प्रार्थना करते थे कि उनके घर में एक बेटी की जन्म हो। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ इशारा करता है आरंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक जीवन में भूमिका। कहते हैं सामाजिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, सामाजिक जीवन में क्या भूमिका थी उनकी। स्त्रियों की सामाजिक और धार्मिक जीवन में पुरुषों के समान ही भागीदारी थी, यानी दोनों इक्वल थे। पुरुष अपनी स्त्री के बिना अधूरा माना जाता था। जिसे आपको पता ही है कि अर्धांगिनी यानी आधा अंग, यानी पुरुष स्त्रियों के बिना अधूरा माना जाता था। खासकर धार्मिक उत्सव में पति पत्नी का साथ होना अनिवार्य होता था। और ये आपने रामायण में भी देखा होगा कि जब रामचंद्र जी यज्ञ करने जा रहे थे तो उसमें माता सीता की आवश्यकता थी, तो वहाँ पर लोगों के सुझाव के अंतर्गत मूर्तियों को जो है बना के जो है वो महायज्ञ को संपन्न किया गया था। तो जर्नल सी बात है, खासकर धार्मिक उत्सव में पति पत्नी का साथ होना अनिवार्य माना गया है और कोई भी उत्सव स्त्री की भूमिका के बिना पुण्य नहीं हो सकता था उत्तर आरंभिक वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में महिलाएं खास अवसरों पर, त्योहारों पर सुंदर कपड़े आभूषण पहना करती थी। लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति थी। महिलाओं को सार्वजनिक सभाओं में बोलने से रोके नहीं जाते थे।
इसमें स्टील के अनुसार साफ साफ स्टील ने कहा था कि ऋग्वेद में एक भजन सभा को संबोधित करने के लिए एक स्त्री को प्रेरित करता है। अब देखिए इस समय सामाजिक में भी जीवन में जो है औरतों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। औरतों को उच्च सम्मान प्राप्त था। औरतों को हर एक क्षेत्र में जो है आदरणीय स्थान दी गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है घरेलू जिंदगी में स्थान, यानी महिलाओं को आरंभिक वैदिक काल में घरेलू जिंदगी में कैसे स्थान प्राप्त था। कहते हैं घरेलू जिंदगी में महिलाओं का स्थान काफ़ी ऊंचा था तथा वे काफ़ी स्वतंत्र थी। संयुक्त परिवार प्रणाली के भीतर एक बेटी, पत्नी, माँ के रूप में महिलाओं की स्थिति सुरक्षित थी। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में। महिलाओं को पुरुषों की अर्धांगिनी मानी जाती थी, यानी पति का आधा हिस्सा। अर्धांगिनी यानी आधा अंग। सहमर्मित पति के साथ धर्म का पालन करने वाली थी। सहधर्मिणी यानी पति के साथ धर्म का पालन करने वाली सहधर्मिणी माना जाता था। और सूत्रों में एक माँ की सम्मानजनक स्थिति और उसकी ओर जो है पर्याप्त ध्यान देने के बारे में बताया भी गया है। और उन समारोहों के बारे में भी बताया गया है जिसमें उसकी उपस्थिति आवश्यक थी। कहते हैं कढ़ाई, बुनाई, सिलाई इत्यादि का कार्य महिलाएं घर पर ही किया करती थी तथा मर्दों को कृषि कार्य में सहायता भी प्रदान करती थी। वित्तीय मामलों में पति पत्नी आपसी सलाह मशवरे से फैसला लेते थे। यानी देखा जाए तो आरंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति घरेलू जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण थी और काफ़ी अच्छी थी, जो जरूरी भी यहाँ पर लगता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शिक्षा का अधिकार। कहते हैं महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था उस समय, यानी उस समय देखा जाए आरंभिक वैदिक काल में तो महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार दिया गया था। उन्हें उपनयन संस्कार की अनुमति भी थी और उन्हें गुरुकुल में अध्ययन करने को, वेदों को सीखने में जो है समानता का अधिकार भी प्राप्त था। यानी वो गुरुकुल में जा सकती थी, अध्ययन कर सकती थी और वेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। ये हर प्रकार के जो है उनके समक्ष अधिकार दिया गया था। वेदों में दिए गए संदर्भ में बातें हैं कि लड़कियां अक्सर गुरुओं के व्याख्यान में भाग लेती थी और वेदों के कुछ भागों को जानकारी भी रखती थी। अर्थवेद के अनुसार अपने दाम्पत्य जीवन में महिलाओं की सफलता ब्रह्मचार्य के दौरान उनकी उचित प्रशिक्षण पर निर्भर करती। देखिए उस समय आप सोचिएगा ब्रह्मचार्य अवस्था क्या बताई गई है। उस समय 25 वर्ष जो था, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को ही ब्रह्मचार्य अवस्था में रहना पड़ता था, क्योंकि ये 4 आश्रम होते हैं। उसके बारे में हम डिटेल से भी करेंगे, काफ़ी महत्व रहेगा जो पिछले चैप्टर में हमने किया हुआ है। यानी ब्रह्मचार्य अवस्था में कहते हैं रहने के लिए उनके जरूरी है कि अच्छे दाम्पत्य जीवन, महिलाओं की सफलता का ब्रह्मचार्य के दौरान जो उनको शिक्षा दी जाती, जो प्रशिक्षण दी जाती थी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। और यह माना जाता है कि ऋग्वेदिक काल बहुत सारी रचनाएं महिलाओं द्वारा लिखी गई हैं। ऋग्वेद में ऐसी देखा जाए तो 15 वेदांत महिलाओं के नाम आता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। और ये हैं विश्रा, घोषा, मृतगिलिनी, अपाला, अंगिराशि, शास्त्रती, लोक मुद्रा एवं जूही आदि। ये सब महिलाओं के द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी। दोस्तों ये एग्जाम में आता है कि महिलाओं द्वारा ऋग्वेद काल में लिखी गई कुछ पुस्तकों के नाम बताइए। तो ये एग्जाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बनता है। आगे हमारे समक्ष है विवाह। कहते हैं ऋग्वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र सामाजिक कार्य माना जाता था। पुरुषों एवं महिलाएं दोनों अपने जीवन साथी के चुनाव के लिए स्वतंत्र थे, किंतु उन्हें अपने माता पिता की सहमति प्राप्त करनी होती थी। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आरंभिक वैदिक काल में महिलाओं को जो है अपने जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार था, लेकिन इसके लिए वो माता पिता की सहमति लेते थे। कहते हैं ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 2 दंपतियों को जीवन व्यतीत करना पड़ता है, दोनों को जानना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये भी नहीं मैं यहाँ कह सकता हूँ कि माता पिता के आज्ञा के बिना
माता पिता की सहमति, अगर आपको कोई पसंद आता, अच्छा लगता है, तो आप माता पिता को बोलिए, माता पिता की सहमति लीजिए। माता पिता आपसे अच्छा बेहतर फैसला ले सकती हैं, क्योंकि माता पिता आपके बड़े होती हैं। तो यही बात यहाँ पर जो है आरंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के अंतर्गत देखना पड़ा विवाह के लिए। प्राय एक स्त्री की ही प्रथा थी, उस समय एक ही पत्नी की प्रथा थी कि पुरुष एक ही पत्नी रख सकता था, किंतु राजा एवं धनी व्यक्ति कई बार बहुपत्नी विवाह करते थे और दहेज प्रथा भी इस समय प्रचलित थी। पर ऐसा तभी होता था जब महिलाओं में कोई कमी या एव हो, यानी जनरल सी बात है, महिलाओं में अगर कोई कमी है, कोई तरह की प्रॉब्लम है, तब जाके उस समय दहेज ली जाती थी। और देखा जाए तो उस समय दहेज प्रथा भी प्रचलित थी समाज में, और उस समय साधारण व्यक्ति जो होते थे सिर्फ एक ही पत्नी ही रखते थे। लेकिन आपको पता है कि राजा धनी लोग तो बहुपत्नी के शौकीन होते थे। तो ये काफ़ी बड़ी कुरीतियाँ थी जो कि आज भी मिलता है समाज में। राजा हो, आजकल देखते हैं बड़े बड़े धन लोग होते हैं, उनकी इसी तरह कैरेक्टर होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक कुरीतियाँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ रहेगा। देखिए, मैं सामाजिक कुरीतियाँ क्या थी, इसमें सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आरंभिक वैदिक काल में कि सामाजिक कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, शिशु हत्या का प्रचलन नहीं था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है दोस्तों, कि इस समय सती प्रथा नहीं थी, बहुविवाह प्रथा की प्रचलन नहीं था, शिशु हत्या का प्रचलन नहीं था। ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण थी महिलाओं के लिए। विधवा औरतें पुण्य विवाह कर सकती थी और बाल विवाह का भी प्रचलन उस समय नहीं था। प्रथा भी प्रचलित नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि ये समाज कितनी महत्वपूर्ण थी, जिसमें ना तो सती प्रथा था, न ही बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी, न ही शिशु हत्या प्रचलित था, कहते बाल विवाह प्रथा भी प्रचलित नहीं थी, इवन की प्रथा भी नहीं था। तो ये समाज में जो है सामाजिक कुरीतियाँ न के बराबर था। यानी यहाँ महिलाएं जीवन के वो सारे आनंद ले सकती थी जो उसके जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। आगे हमारे समक्ष आया है पैतृक संपत्ति पर अधिकार। पैतृक मतलब पिता के संपत्ति पे क्या अधिकार है। वैदिक काल में अविवाहित लड़के का भी हिस्सा अपनी पैतृक संपत्ति पे होता था, और घर में बेटा न होने पर बेटी ही संपत्ति का उत्तराधिकारी होती थी, जैसे आज के समय में होता है। और माँ की संपत्ति का बंटवारा उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटों एवं अविवाहित लड़कियों में बराबर बराबर होता था, जैसे आज के समय है। कहते हैं देखा जाए तो आरंभिक वैदिक काल महिलाओं के लिए एक उच्चतम काल था। ऐसा काल न मैंने जाना, न मैंने समझा, न मैंने सोचा, क्योंकि इसमें हर चीज़ की प्रावधान है। कहते हैं विवाहित लड़की अपने पिता की जो संपत्ति होती थी उस पर उसका पूरा अधिकार नहीं होता था। यानी देखा जाए तो ये बात साफ थी उस समय कि विवाहित लड़कियों का अपने जो है पिता की संपत्ति पे अधिकार नहीं था, जैसे आज के समय में भी आपको देखने को मिलता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने पति की संपत्ति पर सीधा अधिकार तो नहीं था, पर एक विधवा माँ को कुछ अधिकार जरूर प्राप्त था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करता है। देखा जाए तो अगर हम इन सब बातों को कंक्लूजन निकाले, सारांश लिखे, देखिए दोस्तों सारांश काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, कंक्लूजन, और एग्जामिनर इस बात को जरूर देखता है। तो सारांश तो यही बात की तरफ इशारा करता है कि आरंभिक वैदिक काल में स्त्रियों की दर्जा, देखा जाए तो स्त्रियों की दर्जा मर्दों से कम नहीं था। औरतें भी पुरुषों की तरह शिक्षा ग्रहण करने, धार्मिक एवं सामाजिक कार्य में हिस्सा लेने एवं दार्शनिक मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र थी। यानी इस समय देखा जाए तो महिलाएं जो थी हर तरह की सुख सुविधाएं उनको मिली हुई थी। महिलाओं को इस काल में भले ही सामाजिक और धार्मिक कार्य में पुरुषों के बराबर अधिकार था, किंतु आर्थिक मामले में उनके अधिकार सीमित थे। यानी आर्थिक रूप में उनको जो है कार्य नहीं करने दिया जाता था। और इस तरह यह कहा जा सकता है कि आरंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर थी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं कि आरंभिक वैदिक काल में, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अलग ही परिस्थिति थी, जिसके बारे में हम आगे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। तो आप समझ जाइएगा कि आखिर उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की दशा थी। तो इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ, ठीक है।
और जर्नल सी बात है, एक विचार आपके मन में होना चाहिए कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। सोचिए नहीं, जो आपको शेयर का बटन दिख रहा है उसको दबाइए और इससे जो है आपको व्हाट्सएप स्टेटस के लिंक खुलेगा, उस पर जो है इसको स्टेटस पे जाके उसको पेस्ट कीजिए। इससे ये होगा कि जो भी बच्चे आपके कक्षा में पढ़ते हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी और वो समझ भी जाएंगे और अच्छे अंक भी प्राप्त कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सिर्फ अपने लिए विचार करना कदाचित उचित नहीं होता है, दूसरे के लिए भी सोचना इंसान का ही फर्ज होता है। कहते हैं हमने जैसे आरंभिक उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति देखा, ये तभी संभव थी जब उनके अंदर अच्छी भावना थी। और अच्छा भावना अगर आपके अंदर है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। चाहे देखिए, आप ये मत सोचिए कि आपका जो शेयर किया स्टेटस कोई देखे चाहे ना देखे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि वो अछूता बच्चा जो ये वीडियो को नहीं देख सकता है, नहीं जान सकता है, उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। यही त्रिपाण सेंटर का जो है मेन उद्देश्य है और इस उद्देश्य में आप ही सहायता कर सकती हो। ठीक है, सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, चैनल को जो है शेयर करना है। और पहली बार मेरे चैनल पे आओ, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो जर्नल सी बात है, अगर अच्छा जो चीज़ लगे उसको अपने पास समेट लेना चाहिए। ज्ञान अच्छा हो तो ज्ञान समेट लो, ठीक है, चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को समेट लो। तो सोचना नहीं दोस्तों, जो अच्छा लगे उसको अपने मोबाइल में सेव करना।